नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का दल बदल जारी है। इस कड़ी में अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम जुड़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। तब वे दूसरे नंबर पर रही थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था। हालांकि अपर्णा को करीब 63,000 वोट मिले थे। अपर्णा मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ करती रही हैं। इतना ही नहीं, यूपी की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी को चकमा दिया है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ दारा सिंह भी आज बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए। यानी ये मानिए यूपी की राजनीति में कौन नेता कब पलट जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। यानी कि आरएमडी को वहां से टिकट मिलेगा? अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पार्टी बहुत सोच समझ करके वहां किसी को प्रत्याशी बनाएगी। दिया गया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के, तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर 1, मैं तो कहता हूं सीट नंबर 1 जो है वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, ये जो हमने लिखा है आज रिश्तों में राजनीति, ये बहुत आम सा शब्द है, लेकिन जब ये मार करता है तो बड़ा गहरा हो जाता है। दरअसल किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, ये सब स्वतंत्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, रिश्तों को जिस तरह आधार बनाकर पार्टियों पर और मतदाता पर प्रहार किया जा रहा है, और इन रिश्तों के कारण कहीं जो परंपरागत कार्यकर्ता है हर एक पार्टी में, उसका अधिकार मारा जा रहा है, उसके बारे में बहुत ये चिंताजनक स्थिति है इस समय। शब्द बड़े अहम बोले हैं आपने इन विषयों को लेके, और मैं इसकी कदर करता हूँ। और ये चिंतापूर्ण तो चीजें हैं ही। जब परिवार की राजनीति होती है और परिवार की राजनीति, और जब एक पूरे प्रदेश की राजनीति बन जाती है और मुखिया बन जाते हैं, तो बहुत बड़े दायित्व बढ़ जाते हैं। वो लोग कुर्सी पे बैठने के बाद भूल जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं या था। तो जो नीतिकार लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और वो परिवार से जब आता है, उसे कोई चीज गलत लगती है तो वो चीज को बोलता है।
जब वो बोलता है तो उनको बुरा लगता है। तो किनको बुरा लगता है? जो सत्ता में धारी बैठे होते हैं, सत्ता चलाते होते हैं, मुखिया होते हैं प्रदेश के, उन चीजों को। तो उन चीजों से भी जब आदमी जब परिवार का ही विरोध में आ जाता है, उनकी नीतियों को लेकर और दरकिनार करने लगता है, तो वो एक मजबूरी बन जाती है, पार्टी कोई हो चाहे। मगर पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि मैं पार्टी हूँ, परिवार नहीं हूँ। और यही एक बहुत बड़ी हमारे प्रदेश देश के अंदर विडंबना है कि जो प्रदेश की कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने केवल परिवार में ही और परिवारवादों में ही घूम फिर के रह गई है, और वो चिंताजनक विषय है। आप राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश राजनीति करना चाहते हैं, 24-25 करोड़ के लोगों की राजनीति करना चाहते हैं, मगर आपकी जो विषय है वो क्लियर नहीं है, आप करना क्या चाहते हैं। आपको प्रदेश का वोट चाहिए, जनता का वोट चाहिए, मगर जनता के सवालों का जवाब मांगे तो जनता से दूर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर वो मजबूरी में जो परिवार बुद्धिजीवी वर्ग जो परिवार में ब्याह के आती हैं, या फिर जो बुद्धिजीवी बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं, फिर उन विषयों को उठाते हैं और पूछते हैं, बताइए कि आप प्रदेश के अंदर बैठे तो अरे आपने क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ आपकी गलती है, यहाँ आप ठीक है, यहाँ गलत है। फिर उनका क्या होता है? फिर वो विभाजनबाजी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब आप विषय पे ओपन पे आओगे तो वो ही बोलूंगा जी। हिमांशु जी, ये जो राजनीति में रिश्तों में राजनीति हो रही है, और इसमें सबसे बड़ा जब कहीं से भी कोई काउंटर आता है या कोई दबाव राजनीति में आता है, तो जो पारंपरिक कार्यकर्ता होता है, जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो पीढ़ियों से दरियां बिछा रहा है पार्टी की, उसको एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता है और परिवार के प्रत्याशी को वहां पर उतार दिया जाता है। तो क्या उनके लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, मूलभूत अधिकारों का या उनके कार्यकर्ता पूर्ण अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? इस तरह से सभी दलों में हो रहा है ये। जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार का राजनीति में दखल एक बड़ी रुचिकर बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं टीवी चैनल, वो परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लेकर होमवर्क करके बैठते हैं समाजवादी पार्टी के। और जहाँ तक रही बात कार्यकर्ताओं की, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम है आप किस तरह इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं सर किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा सर, इशारे नहीं होते, कभी कभार कुछ बातें भी सीधी सादी हो जाती हैं सर। हिमांशु जी, हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची अभी तक कोई आई नहीं है। अभी हमको और आपको और भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी हमारे प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो जो इनकी सूची आई है उसी पे मैं बता देता हूं। पंकज सिंह जी क्या परिवारवाद के परिचायक नहीं है? क्या कल्याण सिंह जी के पुत्र सांसद हैं और उनके पौत्र मंत्री भी रह चुके हैं और पुनः उम्मीदवार हैं? क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? और इनके जो चुनाव प्रभारी या सह प्रभारी आए थे, अनुराग ठाकुर जी, जो देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को नारे देने वाले, क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? किसके पुत्र हैं वो? कौन सी राजनीति की संघर्ष की कोख से जन्मे हैं वो? क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूसरे पर एक उंगली आप उठा रहे हैं, तो आत्मचिंतन भी कर लीजिए। और रही बात परिवार के कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, किस कार्यकर्ता की सीट कटेगी, किस कार्यकर्ता का टिकट क्या होगा, क्या भावनाएं होंगी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रहेगा, उनकी भावनाओं का आदर रहेगा, उनकी भावनाओं का कीमत भी रहेगी। उनकी भावनाओं के साथ चलकर समाजवादी पार्टी, आप 1-2 दिन का इंतजार करिए, हमारे सारे प्रत्याशी घोषित होंगे, आपके सामने होंगे। उसके बाद इस पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी चूंकि कुछ भी कहना मेरे हिसाब से अतिशयोक्ति हो जाएगी। इंदुकांत जी, ये जो दरअसल मेरा जो सवाल है और मेरा जो मंतव्य है आज का, जो रिश्तों को आधार बनाकर राजनीति की जा रही है, और रिश्तों को आधार बनाकर एक आदमी उस पार्टी में है, एक इस पार्टी में है, और इसके परिवार का आदमी सिर्फ इसलिए तोड़ लिया जा रहा है कि काउंटर करना है। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि प्रदीप जी बुरा ना मानिएगा, कभी कभी संदर्भों का भी उल्लेख करना पड़ता है, कोई हर चीज़ आपके लिए नहीं होती। गांधी परिवार को काउंटर करने के लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी को लाया गया बीजेपी में कि ये गांधी परिवार का काउंटर होगा।
लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस ही उस जगह चली गई है कि अब काउंटर की जरूरत ही नहीं बची है, इसलिए शायद वो सब जगह से बाहर हैं। तो ये जो अपर्णा यादव का एक ताजा उदाहरण है आप देख रहे हैं, तो ये रिश्तों में जो राजनीति फैलाई जा रही है और फिर पारंपरिक कार्यकर्ता का जो अधिकार है वो कहीं मर जाता है इसमें, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? रिश्तों की राजनीति की बात कह रहे हैं, उसका कारण देखिए, मुख्यतः मैं ये मानता हूँ कि इस देश में कुछ राजनीतिक दलों ने जिन नेताओं के नेतृत्व में जन्म लिया, उन नेताओं और उन नेताओं के परिवारों ने उसको अपना एक तरह से रियासत मान लिया कि हमारी ये पार्टी है, हमारे परिवार, हमारे बंधु बांधव ही इसमें प्रमुख होंगे, उनके बाद कोई जगह मिलेगा तो किसी को स्थान मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, हमारे पड़ोस में बिहार है। बिहार में लालू प्रसाद जी जब जेल गए चारा घोटाले के मामले में, तो उन्होंने अपने किसी वरिष्ठ से वरिष्ठ सहयोगी पर भरोसा नहीं किया। अपनी पत्नी, जिनको राजनीति का कोई एक्सपोजर नहीं था, उनको मुख्यमंत्री का पद संभाला कर गए। अब ये क्या माना जाए, दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या आरजेडी में कोई भी इतना योग्य राजनीतिज्ञ नहीं था जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेता लालू जी की एब्सेंस में, या लालू जी को किसी पे भरोसा नहीं था, बनस्पत इसके कि जो उनकी पत्नी, जिनकी राजनीति में कहीं दूर दूर तक कोई पहचान नहीं थी, कोई एक्सपोजर नहीं था, उनको सत्ता उन्होंने संभाला दी और जेल से वो सरकार चलाते। उसी तरह से आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में जो 5 लोग चुन करके समाजवादी पार्टी से आए थे, वो सारे के सारे मुलायम सिंह जी के परिवार थे। तो देखिए, जब एक ऐसी पार्टियां सत्ता में आई, या आप देखिए गांधी नेहरू परिवार, जहां पे आपको पता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, आप कितना भी वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के, मैं तो शब्द का उपयोग करूंगा, नाटक किया जाए, लेकिन ये पता है आपको कि इनके बाद राहुल गांधी जी जब त्याग देंगे कि नहीं हम नहीं बन सकते हैं और बाकी लोगों में से लिया जाए, तभी दूसरे पर विचार हो सकता है। अब इस जंग की स्थिति जहाँ के जिस देश की राजनीति में हो, तो इन राजनीतिक दलों में जो विपक्षी होते हैं, जैसे मान लीजिए वरुण गांधी का आपने उदाहरण दिया, भाजपा को अगर लगा कि उसी परिवार में अगर कुछ कमी बेची करना है या दिखाना है लोगों को कि राहुल गांधी से बेहतर नेता वरुण गांधी और वो भाजपा में, तो देखिए प्रतीकों की राजनीति में अगर रिश्ते, परिवार, ये तय है कि इस परिवार की ये पार्टी, इस परिवार की ये पार्टी, आप देखिए मनुवाद का विरोध करने की बात कह के बसपा बनी। बसपा का आधार वही था, लेकिन जो मनुवाद का आरोप लगाते थे कि सिलेक्टेड लोगों को तरजीह दी जाती है, मनुवाद में लोग प्रणाम करवाते हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रणाम करवाती रही है मायावती जी अपने जन्मदिन पर अपने ऑफिस में, कोई भी जाति धर्म का हो उनके सामने नतमस्तक। आपने देखा होगा, याद होगा वो दृश्य आपको, जहाँ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनकी जूती उठाते थे। ये कौन सा नव मानवाद है? तो जिसके नाम पे सत्ता में लोग आए, उसी का दुरुपयोग और वही दुराचरण अपने जीवन में करते रहे, और उनके अलावा कोई भी वहाँ मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं कर सकता है, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो ऐसे में अगर उनका कोई भाई, भतीजा, आप देखिए यही ममता जी के यहाँ पश्चिम बंगाल में किसी को उन्होंने सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अभिषेक के अलावा कोई उनको नजर नहीं आता है। तो ऐसे में अगर वो अभिषेक, कल्पना करिए कि कल को अगर कांग्रेस या भाजपा में आने की बात कहें, तो निश्चित तौर पे उसको एक अपने तुरुप के ताल के, तुरुप के पत्ते के तौर पे एक बड़े कैच के रूप में पार्टियां दिखाएंगी, क्योंकि हमारे देश के जितने बड़े राजनीतिक दल इस समय हैं, उसमें ज्यादातर में परिवार या वंश आधारित राजनीति की जा रही है। इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत कम है, लिमिटेड है। जी प्रदीप भटनागर जी, ये स्वस्थ लोकतंत्र कैसे हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो, तमाम जो मतदाता हैं क्षेत्र के उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए,
और वरीयता ये रखी जाए कि ये किसका बेटा है, किसकी बहू है, किसका पोता है, किसके पिता हैं, तो लगता नहीं है कि ये कैसा लोकतंत्र है। ये तो ठीक सामंतवाद जैसा हो गया सारा काम। फिर कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ पारंपरिक कार्यकर्ता और कहाँ आम मतदाता? कहीं अपने आप लड़के कहीं जगह बना ले तो बना ले। पार्टियों में ये नहीं लगता कि आपको एक बड़ा आरक्षण इसका होता जा रहा है बड़े पैमाने पर? समाजवादी पार्टी वाले परिवार की बात करें और मैं कुछ बोलूं। पहले वक्तव्य जो मैंने रखा तो आप समझ गए थे मैं किस तरीके से रखा था वो। अब वक्तव्य में बता दूं, देखिए ये वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेटा बनता प्रदेश का अध्यक्ष युवा का समाजवादी पार्टी का, और चाचा बनते हैं मंत्री, भतीजे बनते हैं मंत्री, और जिला पंचायत चेयरमैन बनते हैं घर के सगे संबंधी और रिश्तेदार। पहली चीज। और देखिए संगठन में भी इनके समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? मुलायम सिंह जी। महामंत्री दोनों कौन? भाई। ठीक है जी। आप इन चीजों में देखिए तो परिवार में ही सारे पद, बाहर पद नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो पंकज सिंह जी की बात कर रहे थे, पंकज सिंह जी को भी बहुत लंबे लाइन में लगना पड़ा विधायक बनने के लिए, पहली चीज। और पंकज जी अगर गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को चलाते होते तो पंकज सिंह भी आज राष्ट्रीय कमेटी में या राष्ट्रीय टीम में या राजा बड़े मंत्रालय में बैठे होते। ये परिवारवाद है। सुन लीजिए। अब हाँ करेंगे आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सुन लीजिए, बता देता हूँ। मैंने क्या कहा है सर आपसे? मैंने तो कुछ कहा नहीं, इनने कहा है कुछ हाँ कर रहे हैं। तो ये तो हाँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अब तो थोड़ा करारा जवाब आया है ना। नेता विपक्ष बनेंगे तो परिवार से बनेंगे, यादव परिवार से बनेंगे, और नेता के प्रतिपक्ष बनेंगे तो परिवारवाद से बनेंगे, क्योंकि उनके को नेता नहीं, इनके अलावा परिवार से। इसे परिवारवाद कहते हैं। और मेरे सर इंदुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे लालू जी के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए अगर बहन मायावती जी ने भी अगर बढ़ाने का काम किया है तो अपने भाइयों को या अपने भतीजे को, जो अपने सभाओं में रैलियों में साथ रहा, तो इनको लोगों को विरासत देनी है, परिवार को, कार्यकर्ता को देनी है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी सिस्टम यही होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नड्डा जी नहीं बनते, अमित शाह जी के बेटे बनते। ये सरलता एक पार्टी का सिस्टम है जो और पार्टियों को सीखना चाहिए। अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो जो परिवार पार्टी बनना है वो एक राज्य में ही सिमट के रह जाती है। पहली चीज, ये जो गुणगान लोग करते हैं ना बैठ के परिवार का, ये कार्यकर्ताओं को क्या है, कार्यकर्ताओं को लल्लो चप्पो सिस्टम सिखाना। नहीं सर, ये उदाहरण ठीक नहीं रहा। ये कहना चाहिए था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद होता बीजेपी में तो दीनदयाल उपाध्याय जी की पोती बनती बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कहना चाहिए था। बहुत बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कोई पोते होते कहीं बनते राष्ट्रीय अध्यक्ष। सच बात है। देखिए बिल्कुल सच बात है। जो गांधी परिवार की विरासत है वो तो भटक रही है, और जो नकली गांधी है और वो 24 अकबर रोड बैठे, ये भी एक विडंबना है। चलिए हिमांशु वाजपेयी जी। देखिए गांधी में भी असली और नकली ढूंढने लगे, क्या करे भगवान को सद्बुद्धि दे। हिंदू के जी बैठे, जब हिंदू और हिंदुत्व अलग हो सकता है तो गांधी असली नकली नहीं हो सकता। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से दिल्ली आते हैं तो चेले को साथ में लेके आते हैं, और उस चेले को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाता है। अरे सर ये क्या भाषा सर, कोई समृद्ध शब्द ऐसे लाया कीजिए व्यंग के लिए भी। सुन ले, वो चेले ही हैं उनके, वो चेले ही हैं। और सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। उसके बाद उसके बाद जब दोबारा सरकार बनती है तो राजनाथ सिंह जी को पीछे हटाकर उनको गृह मंत्रालय सौंपा जाता है, और गृह मंत्रालय के बाद जब देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया जाता है तो गृह मंत्री होने के साथ साथ उस सहकारिता मंत्रालय का भी दायित्व उन्हीं को दिया जाता है। पर इसको आप उसमें मत जोड़िए। दूसरी चीज, अभी जिम्मेदारी के साथ बड़े हमारे साथी बात कह रहे थे, पंकज सिंह जी ने वाकई बड़ा संघर्ष किया, बहुत लाइन में लगे, बहुत खून पसीना बहाया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। 4-6 कार्यकर्ताओं को तो पानी पिलाया ही होगा सर बचपन में, ट्रेवरे लाके। हाँ, ट्रे लाके वाकई पानी पिलाया होगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, यूथ के चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख लीजिए, फ्रंटल के चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख लीजिए, और राष्ट्रीय कमेटी पूरी उठा के देख लीजिए। उसमें आप दिखा दीजिए कहां परिवार के लोग हैं, कहां धर्मेंद्र यादव जी कहां है, कहां अनुराग यादव जी हैं, कहां अक्षय यादव जी हैं, किस कमेटी में हैं।
दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा सहज है। और अमित शाह जी के सुपुत्र आज जो बीसीसीआई में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो कितने पुराने क्रिकेटर हैं, कितना पुराना बीसीसीआई से जुड़े हुए व्यक्तित्व है वो, कितना वो क्रिकेट के बारे में जानते हैं। गुगली तो फेंक लेते हैं सर, लगाने आप जी, गुगली फेंकना तो जानते ही हैं। हाँ, गुगली फेंकना जानते हैं, तभी तो उनके पिताजी ने जो गुगली फेंकी तो सीधे बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं और अपरोक्ष रूप से अध्यक्ष भी हैं। खैर, उस पर हम परिवारवाद की बात एक अलग है। देखिए, राजनीति में क्या होता है, एक व्यक्ति चेहरा है, और आजकल आप देख लीजिए, चाहे सारे दलों में, मैं बड़े निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चेहरा देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, आप टीएमसी में देखेंगे तो ममता बनर्जी जी चेहरा है, आम आदमी पार्टी में देखेंगे केजरीवाल जी चेहरा है, समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो अखिलेश यादव जी चेहरा है। और अब जनता, गांव गांव, गली गली की जनता जो नेतृत्व का चेहरा है उस पर मतदान करने लगी है, उनको चुनने लगी है, उनके ऊपर आस्था व्यक्त करने लगी है। वरना उत्तर प्रदेश का चुनाव होता, बंगाल का चुनाव होता, हरियाणा का चुनाव होता, हर जगह चुनाव में इनको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे नहीं करना पड़ता, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। इनके तमाम मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होते हैं वो पीछे हो जाते हैं जब चुनाव होता है। मैं सीधे यही बात कह रहा हूं कि अब हर चुनाव, हर पार्टी वन फेस पार्टी है इस वक्त, और जनता ने भी तय कर लिया है कि वो जो उनका टॉप लेवल नेतृत्व है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व, उसका जो चेहरा है, उनका क्या व्यक्तित्व है, उनके क्या काम है, उनकी क्या सोच है, उसी को आधार मानकर जनता आज दलों को चुन रही है और अपना मतदान दे रही है। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक बात है। इंदुकांत जी, ऐसा नहीं लगता कि ये जनता ने भी आत्मसात कर लिया है कि पहले पिताजी, फिर बेटा, या बेटे के फिर भाई? ये मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। हिमांशु वाजपेयी जी, आप ये मत समझिए कि मैं सपा के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कोई बीजेपी के भी सांसद होते हैं तो वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, कांग्रेस में भी ये चल रहा है, दिग्विजय सिंह जी भी अपने बेटे को राजनीति में ले आए, सब ये तमाम बड़े व्यापक स्तर पर चल रहा है। तो आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये विरासत जो चली आ रही है, 8-8 बार से चुनाव जीत रहे हैं लोकसभा में, 6 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो ये लगता नहीं, ये कैसा लोकतंत्र है बताइए? सामंतवाद नहीं लगता आपको इंदुकांत जी? देखिए, 2-3 तरह के प्रतिभाएं और व्यक्तित्व होते हैं राजनीति में। एक होता है जो अपने काम काज से, जैसा अभी उल्लेख कर रहे थे हिमांशु जी, कि ऐसी छवि बना दिया कि आने वाले समय में 6 बार, 7 बार, 8 बार उस क्षेत्र के लोग खुद जिद करते हैं कि नहीं, यही कैंडिडेट होना चाहिए, कोई और आएगा तो हम उसको अपना मत नहीं देंगे। उसका काम काज इतना अच्छा हो। जैसे आपको बताऊं, रिसेंटली झारखंड में राज्यपाल बन के गए रमेश बैस जी, वो लगातार 7 बार रायपुर और आसपास के इलाकों से लोकसभा में चुने गए, और उन्होंने विद्याचरण शुक्ला जो भी उनके सामने आया सबको हराया। तो आप में अगर ये क्षमता है कि आप एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, चूंकि भारतीय संविधान में ये कहीं रोक नहीं है कि 2 बार, 3 बार या 1 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं उसी पद के लिए, तो वो चुने जा रहे हैं अपने काम काज, अपनी लोकप्रियता के आधार पर। ये तो समझ में आता है, लेकिन देखिए चंद्रशेखर जी, जनता आत्मसात न करे तो बेचारी जाए कहाँ? जनता के सामने आप 2002 से 2007, 2009 उत्तर प्रदेश लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, किसी को भी उठाकर देख लें, 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री के वाजपेयी जी थे। 2009 में किसी को नहीं पता था कि कौन होगा, आडवाणी जी थे। 2014 में किसी को नहीं पता था, 1 साल पहले सामने आया, नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन 1960, 70, 1950 आजादी के बाद से कांग्रेस में उठा लें, जब तक नेहरू जी थे तो किसी को पता था कि कोई दूसरा बन सकता है? सिर्फ एक बीच में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को मौका मिला, काशी के थे, उनके आगे और पीछे आपको कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, दावेदार कांग्रेस में नहीं मिलेगा। फिर इंदिरा जी जब आई तो लोगों को पता था, इंदिरा जी के बाद इंदिरा जी,
ठीक है, उनकी लोकप्रियता थी, वो जीतती रही। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी आएंगे, कांग्रेस के लोगों को पता है, अगर सत्ता में कांग्रेस आई, इत्तेफाकन वो जब नहीं रहे, उनकी आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद नरसिंह राव जी आए, तो उसको नेहरू गांधी परिवार ने कभी पचाया नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको ही आत्मसात करना पड़ता है। और आप देखें कि बीच में जो नारायण दत्त तिवारी ने, इवन आज उनके साथ शरद पवार जी हैं, इन लोगों ने विरोध किया, तो संगमा जी ने विरोध किया, तो कहाँ पहुंच गए बेचारे। तो आज भी देखिए, एक जो ग्रुप 23 की बात होती है, जो वरिष्ठ नेता हैं, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी जी, इन लोगों ने जब आवाज उठाई तो उन लोगों को किनारे कर दिया गया। तो इस ढंग की स्थितियां जहां पे होंगी, अब चूंकि चुनाव में की कांग्रेस, उस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये जनता के हाथ में नहीं है, उस पार्टी के जो कर्णधार लोग हैं उनके हाथ में है। अब पार्टियां लिमिटेड है, वो जिसके नेतृत्व में आएंगी, अगर विकल्प तलाशती जनता को वही मिलेगा तो वो बेचारा उसको छोड़कर किसके पास जाएगी। और वही उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है समाजवादी पार्टी पर, बसपा के भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा मैंने कहा आरजेडी के लिए बिहार की राजनीति में, जैसा ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ये पता है कि मैं मंत्री बन सकता हूँ, लेकिन उसको ये कभी भी नहीं उम्मीद है कि मैं कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन सकता हूँ। तो ये इनर डेमोक्रेसी भी आनी चाहिए पार्टियों में, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। इंदुकांत जी, मैं आज आउटडोर में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने एक किसान से पूछा खेत में जाकर कि प्रधानमंत्री कौन है देश के। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ कौन है विधायक? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो तुम कभी, मैंने उनसे पूछा तुम कभी विधायक से मिले हो? 55-60 साल उनकी उम्र थी किसान की। बोला हमें कोई काम ही नहीं पड़ा उनसे मिलने का। वोट कैसे डालते हो? बोले 4-6 लोग बात करते रहते हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो कहते हैं इसको डालना है, उसको डालना है। वो स्विंग वोटर जो होता है, वो स्विंग वोटर उत्तर प्रदेश में भी खूब है, पंजाब में भी आज ही पता चला कि यहाँ भी खूब है। तो वो डाल देते हैं, जैसे चर्चा होती है कि भाई इसको डालना है, उसको डालना है। तो ये तय पहले से कर लिया जा रहा है कि वोट किसको डालना है। तो फिर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं एक कोलाहल होता ही होगा मन में कि अगर पहले से ही तय हो रहा है कि वोट किसको डालना है, तो ये तो जायज़ लगता है आपको? देखिए, जो हिमांशु जी ने कहा कि जो आम जनता है उसके मन में किसी पार्टी के प्रति अगर भावना है, तो उसके जो नेतृत्व है वो उसके गुण दोषों को देखती है। तो अगर वो समाजवादी पार्टी को एसेस कर रही है, तो मुलायम सिंह जी, उनके सुपुत्र अखिलेश जी भी हैं, उनके गुण दोष को वो देखती है मुख्य रूप से। लेकिन एक जो इनर डेमोक्रेसी में ये है कि अखिलेश जी के बाद कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये जनता को जो थोड़ा बहुत भी समझ रखती है राजनीति की, उसको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिकली वहां कोई चुन के आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश जी के बेटे या उनके भाई या चाचा ही होंगे। ये एक उसका अधिकार जो है कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में आजादी के बाद से ही छीना गया है, और ये अधिकार जनता के हाथ में न रहा है, न आने की संभावना है। भारतीय ये तो हिमांशु वाजपेयी जी बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री, कभी कहीं बड़ा कुछ और सपा का विस्तार हो जाए केंद्र तक, तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है उत्तर प्रदेश का? देखिए, बड़ा ये हास्यास्पद खुश भी कर देने वाला है, हेलो, आंतरिक रूप से प्रसन्न भी करने वाला सवाल है ये आपके लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि कभी अखिलेश यादव जी पर आरोप लगता है कि जो परिवार का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा, पर कभी आरोप लग रहा है कि परिवारवाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आरोप चलते रहेंगे। मैं आपको बड़ा एक छोटा सा जमीनी उदाहरण देता हूँ। मैं इस जनपद शाहजहांपुर से आता हूँ, उस जनपद जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लगातार जीतते आए हैं।
वहां पर एक परिवार है अजय प्रताप यादव जी का। उनके पिताजी वीरेंद्र प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष होने के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद उनके पुत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दिया गया। उनके पुत्र भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। पुत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के बाद वीरेंद्र पाल जी को विधानसभा की टिकट दे दी गई। दुर्भाग्यवश वो हार गए। उसके बाद पुत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद अगली बार सीट हो गई महिला। तो महिला सीट पर वीरेंद्र पाल जी की पुत्र वधू को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि उनको सुरेश कुमार खन्ना जी का वरदहस्त और वरदान प्राप्त है। और अब जब उनकी पुत्र वधू जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो जो उनके पुत्र पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो एक विधानसभा से टिकट का आवेदन कर रहे हैं और मजबूत और प्रबल दावेदार हैं। अब जमीनी तौर पर क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या इसको परिवारवाद के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए? अगर इसी प्रकार की टिप्पणी करी जाए, क्या तो जनपद शाहजहांपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने योग्य और कोई प्रत्याशी नहीं है? हालांकि उनके मुकाबले एक बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको बैठा दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि परिवारवाद पर अगर आकलन हो तो जमीन से लेकर ऊपर तक हो। क्या ये जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ये भी तो परिवारवाद की श्रेणी में आता है, और ये तो घनघोर परिवारवाद आप इसको कह सकते हैं। घनघोर परिवारवाद। प्रदीप भटनागर जी, देखिए, ये घनघोर परिवारवाद और भयंकर परिवारवाद और कौन कौन सा परिवारवाद अगर लोकतंत्र में जिस तरह ये बता रहे हैं और इंदु कांत जी भी बता रहे हैं, तो लगता आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से शुरुआत होगी? जैसे बीजेपी ने कई चीज़ों में शुरुआत की कि यहाँ पे ये खत्म होना चाहिए, यहाँ पे ये खत्म होना चाहिए, ऐसे ये शुरुआत आप ही को करनी होगी, कोई और योग्य है नहीं इस लायक। हाँ, मैं थोड़ा सा त्रिशूल जी को उदाहरण एक हल्का सा और दे दूं। इन्होंने अनुराग जी ठाकुर जी की बात करी, अनुराग ठाकुर जी की बात करी, तो बता दूं उनके जो पिता थे वो मुख्यमंत्री रहे, अब वो कुछ नहीं है, अब उनके बेटे मंत्री हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं। आप हमारे यहाँ जो ऊर्जा मंत्री रहे पीयूष गोयल जी, उनके पिताजी राजनीति में सक्रिय थे और सांसद रहे, अब उनके बेटे हैं। अगर परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद ये नहीं कि आप टिकट अपने परिवार को देते चले आ रहे हो। और सरलता हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये है, अगर जिसको टिकट की अभिलाषा थी उसे नहीं मिला तो ये नहीं वो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चला गया, वो सब्र करता है, वो भाजपा का कार्य करता है। आप देखिए कैसे दौड़ मची हुई है इस समय टिकट को लेके, परिवार को लेके। सर, अखिलेश यादव ने तो यही कह दिया कि बीजेपी से कोई आएगा तो रास्ता ही बंद कर दिया, दरवाजे बंद है, बीजेपी से कोई टूट के आएगा। झूठ बोल रहे हैं। उन्हें कुछ जरूरत है प्रत्याशियों की, क्योंकि उन पे तो स्टार प्रचारक भी नहीं है। अकेले खुद ही अपने स्टार प्रचारक हैं, तो करेंगे कैसे? अगर ये तो स्वीकार किया आपने कि अखिलेश जी अकेले लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार किया कि अखिलेश जी अकेले लड़ रहे हैं और अकेले ही आप पर भारी पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भारी आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ अकेले खड़े हो जाए तो 1.25 करोड़ इकट्ठे कर दें, हम तो भाजपा के सिपाही हैं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे अकेले खड़े हो जाइए। धन्यवाद नहीं, आभार दीजिए, आभार। ऐसे आदमी का यही हाल होता है, तो लालसा में आगे आ जाता है, ऐसे आदमी का यही हाल होता है। चाचा छोड़ के चले जाते हैं, ताऊ छोड़ के चले जाते हैं, पिताजी को बर्फ में लगा देते हैं, कमरे में बैठा देते हैं। सुनिए हिमांशु जी, बीच में नहीं बोलते, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना। यही मैं कह रहा था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो ऐसा बेचारा आदमी करेगा क्या? अकेला तो है ही और होपलेस ही होगा। और उसे कंडीशन ये नहीं पता कि आप अरे कम से कम पत्नी छोड़ के तो नहीं भागे, जो आपको पत्नी छोड़ के तो नहीं भागे। अरे सर, ये थोड़ा हिमांशु जी, आपसे मेरी बड़ी उम्मीद रहती है कि थोड़ा शब्दों को ऐसा कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी, चाचा छोड़ के भाग गए, ये क्या टिप्पणी है? पापा छोड़ के, पिता छोड़ के भाग गए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है क्या? मैं आपके बीच में, आप भी तमीज सीखो थोड़ा। तो जब जैसा प्रश्न करेंगे वैसा जवाब दूंगा, उसी स्तर पे जवाब दूंगा। जिस स्तर पर ये लोग बात करेंगे उसी स्तर पे जवाब पाएंगे। गुंडागर्दी मत दिखाया करो बैठ के, आप लोग बहुत बड़ी कमी है। आप लोग टीवी में बैठे गुंडागर्दी सब दिखाते हो, बैठ के मत दिखाया करो। थोड़ा सा दायरे में रहा करो। आप लोग समाजवादी पार्टी वाले बैठते हैं ना, थोड़ा दायरे में रहा करो। आप भी बोलने की सभ्यता सीखे। नहीं, ये देखिए प्रदीप जी, ये कौन किसको, ये देखिए कौन किसको छोड़ के भाग गया, दुनिया जानती है सबको। अब ये बताने की क्या जरूरत आ रही है? त्रिशूल जी, यही चीज है कि आदमी को अपने शब्दों भी इनको संभाल कर रखना चाहिए, क्या बोलना है। जो चेला जो बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा तमीज सामने वाले बोलनी चाहिए।
बहुत समझदार बैठे, हमने दाढ़ी कभी वाले हमारा चश्मा लगा के कोई बैठे, भी पढ़े लिखे कोई सब भी बैठे मेरे कार्यकर्ता साथ। आपके किसी देखिए भी पहली चीज, राजनीतिक जीवन में किसी भी नेता सुनिए पर बात पारिवारिक सुनिए टिप्पणी नहीं सुनिए करता। सुनिए, ये इसीलिए आप ही लोग कहता हूँ करते आप हैं। लोग भी थोड़ी सी सीखे बोलना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग गुंडागर्दी मत दिखाया करिए बैठ के। आप लोगों ने समाजवादी पार्टी वालों ने जो गुंडे 6 लोगों को टिकट दिया है, जिन पर धारा 307 अरे लगी सर, ये हुई है, टेनी को आप उनका देखो, टेनी को बताइए, नाइट सेगर रतन को जैसे बताइए, जिनको हमें मत दंगइयों बताइए। को वो आपत्ति करते धनंजय हैं, सिंह उसको जो टिकट देखिए, खिलवा रहे हैं हमें जिनको, मत उनको बताओ सिखाइए। जाके, हमें ये ना जो गुंडागर्दी तरीका है पर ना वैसा आपको बताइए उस्ताद आप। चेला बोलने का, उस्ताद चेला, तो थोड़ा सा उसको चीज को सुनता सुना करिए। अरे हमें ना बताइए, इसलिए हमें कह ना रहा हूँ बताइए। पहली चीज। देखिए त्रिशूल जी, सबसे बड़ी विडंबना यही है, ये आगे ना समाजवादी पार्टी पे गुंडागर्दी पे एकदम आ गए टीवी पे भी। देखिए ये खूबी है इन लोगों की, इन लोगों का वर्चस्व आपकी खत्म खूबी हो क्या है? जाएगा दूसरों के 2020 घरों में चुनाव में। झांकने की, 2022 दूसरों में के परिवारों में झांकने की मुलायम खूबी है। अखिलेश अपने घर यादव का संभले नहीं वर्चस्व खत्म और हो दूसरों जाएगा के इस परिवारों में बदमाशी झांकते हो, गुंडागर्दी ये के आपकी चक्कर में। खूबी है। अतीक अपना घर अहमद संभाल की नहीं पाए, किसको दिया पारिवारिक जिम्मेदारी श्रीमती जी से को, भागे हुए लोग हो ये और लोगों दूसरे को के टिकट भी परिवारों दे में रहे हैं, झांकने का काम करते ये हो। लोग टिकट पहले भी अपने दे रहे हैं। अंदर देखिए झांकने का अरे काम भाई करिए आप, ये फिर गुंडे दूसरों पर टिप्पणी गुंडा करने का पार्टी काम है, करिए। ये बोले थोड़ा देंगे अभी ये इंदुकान जी, ये कैसे लोग। महसूस हाँ, होता है ये भारतीय राजनीति ये का ये सबसे बड़ी वर्तमान चीज स्वरूप ही देख के यही आपको? है, जरा थोड़ा सा ये उस तरह की भाषा में उत्तर दीजिए जो कहीं लिखा जा सके, जिसको कहीं कोई इस कालखंड का भी कोई कहीं कोई इतिहास लिखा जाएगा। हालांकि इतिहास तो हमेशा जीत के पक्ष में ही लिखा जाता रहा है, लेकिन इस वर्तमान कालखंड का भी कोई इतिहास लिखा जाएगा। देखिए मैं इन सब चीजों से अलग हटकर आपके सवाल, आपका चूंकि प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके का है और एक बिल्कुल अलग तरह की आप चर्चा भी आज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब स्थितियों के लिए हमारे देश की जनता और देश की परिस्थितियां भी काफी हद तक जिम्मेदार है। देखिए किसी राज परिवार का, जिस राज परिवार के लोगों ने उस क्षेत्र के लोगों का शोषण शायद किया होगा, आप देखेंगे इतिहास उठा के, लेकिन उसका सदस्य कहीं पे चुनाव लड़ जाता है आज भी, शायद इतिहास में आपको लगेगा वो मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ पार्टी होगा, लेकिन उस परिवार का सदस्य अगर आज चुनाव मैदान में आ जाता है तो हमारे यहाँ के देश की जनता के, उस इलाके की जनता में कई बार ये भी भाव आपको देखने को मिलेगा, अरे राजा साहब के परिवार के लोग राजा साहब हैं। और अभी भी आप देखिए बड़े गौरव के साथ कई नेता फलाने राजा अपने को कहते हैं। राजा रजवाड़े खत्म हुए, आजाद हो गए हम लोग, लेकिन अपने को राजा बताते हैं। और उसको जनता भी उस क्षेत्र की किस कारण से, किस मानसिकता के कारण कई बार स्वीकार कर लेती है, अरे भाई राजा बाबू हैं इसलिए इनको चुनाव जिता देना है, और वोट दे देते हैं। आप सबसे बड़ा क्लियरिंग एग्जाम्पल है जो अपने देश का सिंधिया परिवार है। मैं तो कई बार इसको कई जगह चर्चाओं में कहता हूँ, सिंधिया परिवार का एक पूरा इतिहास है अंग्रेजों के साथ। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन आप देखिए उसमें अक्रॉस दी पार्टी विजय राजे सिंधिया जी भाजपा में, माधवराव सिंधिया जी और उनके बेटे आज वो कांग्रेस में रहे, आज वो भाजपा में हैं। अब उस क्षेत्र में उनकी इतनी लोकप्रियता है, लोग कितना अनुगत हैं कि जो भी वहां से लड़ता है उसके जीतने की पूरी चांसेस रहते हैं। अब राजनीतिक दलों की भी मजबूरी है कि वो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं। अगर आपने मान लीजिए सिद्धांत तय किया कि ऐसे लोग जो अंग्रेजों के साथ थे, ऐसे लोग जो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके खिलाफ काम किए, उनको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, वहां की जनता जिता कर ले आती है। ये आज तो ये हाल है कई क्षेत्रों में त्रिशूल जी कि जो माफिया हैं, आखिर माफियाओं के पीछे पार्टी बेचारी क्यों जाती है? जो माफिया हैं, कुछ एक समय था कि जब डर के वोट करना पड़ता था, लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था करवाई है कि आपको डर भय से शहरों तक में लोग उन माफियाओं के पक्ष में वोट दे देते हैं। क्या गुण दिखाई देता है उनके में, जिनके खिलाफ कितने कड़े चार्जेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, लेकिन उनको लोग जिता के लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य भी है कि हमारे में सैकड़ों साल की गुलामी के कारण काफी लोगों में एक बड़ा वर्ग बना देश में, मेरा ये मानना है कि उनमें ये गुलामी की मानसिकता भी हो गई। जैसे अंग्रेजी बोलने वाला अच्छा है, हिंदी बोलने वाला कमतर है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर अंग्रेजी में 2 शब्द किसी ने बोला तो ज्यादा स्मार्ट है। राज परिवार का है तो बड़ा है। हम गरीब हैं,
दलित हैं तो हम हीन मानसिकता से ग्रस्त हैं। तो ये जो बातें समाज में आई, हमें लगता है ये बड़ा प्रभाव गुलामी का रहा, और उसी का एक रूप पार्टियों में जो एक एक लोगों ने कब्जा किया, एक एक परिवारों ने, या एक परिवार की पार्टी बनी और उसको लोग नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहे थे कई बार। ये दोनों मानसिकता साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो कई बार काफी सामने है। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपको बताऊं कि पंचायत चुनावों में तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो वोट मांगने भी नहीं जाते, और वोटर उनके घर पे कहते हैं आके हुजूर कोई गलती नहीं होगी, आप ही को पड़ेगा वोट। तो ये हम चर्चा इसकी कर रहे थे, आप लड़ने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे के वर्चस्व को चुनौती देने लग जाते हैं। बनेगा जो बन लेगा मुख्यमंत्री, आप काहे लड़ रहे हैं भाई? सवाल इस बात का है कि जब वोटर खुद हाथ जोड़ के पहुंच रहा है हुकुम हुजूर के घर पे, तो लोकतंत्र कहाँ है उसमें? हम उस लोकतंत्र को खोज रहे हैं आज, जो खो गया है वर्चस्ववाद में, और यही आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल त्रिशूल जी, एक समय ऐसा था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में, अरे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी महाराज, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप कुछ अच्छा, हिंदुकान जी ने इतना बोला, कुछ तो सही जवाब अच्छा दे दीजिए सही से। आप बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता है इसलिए कह रहा हूँ। आप मुझे कुछ अगर चीजों को रखने दें तभी कुछ बोल रखिए, पर आप समाजवादी पार्टी से ही चीज रखते हैं सारी। हाँ नहीं, मैं कारण है ना कि नॉमिनेशन भरने दिया ही जाता था पहले। विडम्बना तो यही है जो आपने मेरी जो जबान छील दी बोलने के लिए, आपने वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया कि आज कम से कम आदमी पर्चा तो भर सकता जाके अपना, उन चीजों को खत्म तो करिए। जो गुंडे बैठ के जीत जाते थे, प्रधान बन जाते थे, चेयरमैन बन जाते थे, और उन चीजों पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। आज जनता को जागरूक करना पड़ेगा, और हम लोग इस काम में लगे हैं। देखिए आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, दारा सिंह सैनी जैसे लोग जो पिछड़े वर्ग और शोषण के नाम पे पार्टी छोड़ के गए हैं, और जो दलितों की मसीहा बनते हैं और जो चुनाव लड़ेंगे, उनकी विधानसभाओं के अंदर हम लोग उनका ऐसा शोषण और ऐसा पिछड़ा वर्ग दिखाएंगे कि वो राजनीति करते तो पिछड़ों की है, पिछड़ों के लिए क्या किया है। हम लोग पूरा सिस्टम बनाया है पूरा काम का। तो आपको एक मैं सलाह दे रहा हूँ, सलाह दूं आपको एक, प्रदीप जी जी बताएं। तो जहां जहां आपने विधानसभा में भेजने की योजना बनाई है पिछड़ों और शोषण के खिलाफ, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे संघमित्रा मौर्य को भेजिएगा। बिल्कुल, संघमित्रा मौर्य जी की बात अगर आप करते हैं, हाँ, उनको भी टीम में लगा रखा है, वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ। मगर जो लोगों ने जो झूठ बोल के चुनाव के टाइम में छोड़ा है, और जो लोग जो पिछड़ों की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी को और विधानसभा के अंदर, भरी सभा के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों का साथी बोलते थे, आज वो उनके साथ जाके बैठ गए और पिछड़े और शोषण की बात कर रहे हैं। उनके विरोध में कभी उनके लिए कभी बात नहीं रखी, विधानसभा में कभी उनके लिए आंदोलन नहीं करा। अगर सरकार ने काम में सरकार के प्रति आंदोलन करते, हमें वो चीज उन जनता को, विधानसभा को, जिनके वोट से जीत के आते हैं ना, वो जिनका पागल बनाते हैं, पार्टी बदल बदल के मंत्री बनते हैं और विधायक बनते हैं, उस जनता को जागरूक करना है कि आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपकी प्रथम पंक्ति में। और आपको लगता है आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और भारी भरकम बहुमत से 2017 में आई जी, और वही काम पूर्ण करेंगे, एकता और यूनिटी की। देखिए हिमांशु वाजपेयी जी, ये आरोप आप लगा लीजिएगा जो लगाने हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब आप इनको काउंटर मत करना, इनने जैसे करा तो आप मत करना कम से कम। देखिए मैं कभी कभी खबर पढ़ता हूं अखबार में कि वो दूल्हे को बिंदौरी में जाने से रोका और उसको फिर FIR कराई गई, दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से रोका। तो मुझे सबसे पहले जो चेहरा उभरता है वो भारतीय मतदाता का उभरता है कि मतदाता भी ठीक उसी तरह से है कि उसका खुद का कोई निर्णय बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, और ये जो स्विंग वोटर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा ही जवाब दीजिएगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत कर देना बंदूक आप। जी नहीं, मैं उनका कोई जिक्र नहीं करूंगा। उनकी मजबूरी, उनके जहन में इस समय समाजवादी पार्टी रहती है, वो उनका कोई विषय नहीं है। मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनकी बात से खुद को जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कोई भी प्रत्याशी अगर चुनकर आता है तो वो जनमत से ही चुनकर आता है।
ये जनता ही उसको चुनकर विधानसभा या लोकसभा तक भेजने का काम करती है। तो अब हम और आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप है या नहीं है, ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में और इस प्रदेश में जो जेलों से भी बैठकर चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। उनको चुनता कौन है? उनको चुनती जनता ही है, जनता चुनती है, जनता ही वोट देती है और जनता ही चुनकर भेजती है। तो ये चाहे हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए और चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए, इस पर मैं बहुत ज्यादा क्योंकि खुद को योग्य नहीं समझता हूं बोलने के लिए। और एक बात मैं बड़े खेद के साथ आपसे कहना चाहूंगा, काउंटर वाली बात आपकी थोड़ी सी मैं काटूंगा कि हमारे साथी कह रहे थे कि पहले पर्चे नहीं भरे जाते थे जिला पंचायत के चुनाव में। साहब पहले साड़ियां भी कहां महिलाओं की खींची जाती थी जिला पंचायत के चुनाव में? कैसे आप लोग इतना झूठ कैसे बोल देते हैं? कहां से ये इतना झूठ? आप पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार साड़ियां खींची गई, महिला को अपमानित किया गया सिर्फ कि वो पर्चा न दाखिल कर सके। और आप यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि पर्चे नहीं दाखिल होते थे पहले। आपका तो जो झूठ है वो अभी नंगा हुआ है, अभी बहुत लंबा समय नहीं गया है, पूरे देश ने देखा है। तो दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले, ज्ञान देने से पहले थोड़ा आत्मज्ञान भी कर लिया करे प्रभु, बड़ी कृपा होगी आपकी। इंदुकांत जी, दो पंक्तियां मैंने किसी से सुनी थी कि राजनीति का असली चेहरा बहुत घिनौना लगता है, सिंहासन के आगे भारत सबको बौना लगता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और एक बात मैं वाजपेयी जी के अभी अंतिम उदाहरण पे कहना चाहूंगा। हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि एक तरफ जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर्चा दाखिल करने से लेकर के चुनाव लड़ने तक एक चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में एक लोकतंत्र कायम रहता है चुनाव समय में। दूसरी तरफ जब ये पंचायत के चुनाव होते हैं, विधान परिषद, ये जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो ये जो राज्य चुनाव आयोग है, ये आप मान के चलिए कि बिल्कुल शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बेईमानी का घर बन गए हैं कई जगहों पे। वो उनको जो काम है ओम्बुड्समैन का निरीक्षण करने का, दुरुस्त तरीके से चुनाव करने का, आप देखिए कांग्रेस और स्वयं ममता बनर्जी और भाजपा यही आरोप लगाते रहे वेस्ट बंगाल में कि वहाँ पे इन चुनावों को बिल्कुल हाईजेक कर लिया जाता है। और अभी आप देख रहे होंगे लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो कलकत्ता में और बाकी शहरों में हो रहे हैं, बिल्कुल उनकी वही स्थिति है, लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है भाग के। मेरा सुझाव है कि सारे राजनीतिक दलों को, सभी भुक्तभोगी हैं, कोई बिहार में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो कोई उत्तर प्रदेश में है और कोई पंजाब में भी है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि थोड़े और रिसोर्स एकत्रित करके केंद्रीय चुनाव आयोग को ही हर तरह के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाए। और उससे क्या होगा कि जो एक एफर्ट चलते हैं पूरे देश में, इससे भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि राज्य चुनाव आयोग के लिए अलग मतदाता सूचियां तैयार होती हैं, स्थानीय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, और विधानसभा लोकसभा के लिए अलग मतदाता सूचियां तैयार होती हैं। एक पूरी अलग एक्सरसाइज होती है, इधर अलग एक्सरसाइज होती है, व्यवस्थाएं अलग होती हैं, अलग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर ये चीज, सारी चीजें सभी लोग विश्वास के साथ, एक जो संवैधानिक मर्यादा के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग है, इसी को सौंप दिया जाए, चुनाव नाम की सारी चीजें लोकतंत्र की उसके हवाले कर दी जाए, तो ये समस्या जो उदाहरण दिया अभी वाजपेयी जी ने, शायद बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। प्रदीप भटनागर जी, जो इंदुकांत जी कह रहे हैं उससे आप कितना प्रतिशत इत्तेफाक रखते हैं? और समाजवादी पार्टी न रखे, आप ही रखें, बस उनसे पूछ लेंगे अलग से हम। साथी बैठे हैं और जो वो चुनाव को कह रहे थे कि लोग जेल से भी जीत जाते हैं, ये पे शोध करना चाहिए इन लोगों को कि अब नाहिद हसन जेल जाएगा और वो चुनाव लड़ेगा तो उसे कैसे लड़ने दिया जाएगा, ये चीज का जवाब इन्हें देना पड़ेगा पहले। ये जो पैसे का वर्चस्व और जो बदमाशी का और जो तमंचे का जो वर्चस्व चलता है चुनाव के अंदर, वो एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसको सरकार भी और चुनाव आयोग बहुत गहनता से आज इस मोड़ तक तो ले आया है कि आज जनता वोट डालने लगे। देखिए जी, भारत वर्ष में जिस दिन 90% पोलिंग होने लगेगी, उस दिन कोई गुंडा नहीं होगा, लोकसभा में होगा, ना विधानसभा में होगा, ना समाजवादी पार्टी का होगा, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना किसी दल का, अन्य दल का होगा। स्वच्छ राजनीति के लिए हमारे
प्रदेश की, हमारे देश के नागरिकों को अपना स्वच्छता से वोट डालना पड़ेगा। अगर वो विकास चाहते हैं, गुंडागर्दी हटाना चाहते हैं। जिस पे पैसा है वो पैसा रात को बांटता है जनता के अंदर। देखिए अभी एक उदाहरण दिया आपने कैप्टन साहब का। प्रधानमंत्री कौन है? कैप्टन साहब। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन साहब। विधायक कौन है? कैप्टन साहब। ऐसे लोग ही बेचारे बिकते हैं, ऐसे लोग ही विडंबना में वोट डालकर, जिन्हें पता ही नहीं है कि आपका प्रत्याशी कौन है। अब अतीक अहमद जिसमें दुनिया भर के केस हैं, अब जिनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये तो सोचना पड़ेगा पार्टियों को भी जो टिकट बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ना समाजवादी पार्टी ने 6 लोगों का टिकट बांटा है, जिनमें धारा 307 और 302 तक के केस लगे हुए हैं। बस 6 लोगों पे जी। अभी तो लिस्ट आ रही है, अभी आगे देखिए और आगे देखिए होता है क्या। ये आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है क्या? हमारे यहाँ अगर कोई है तो आप क्या अलग से पूछ लेंगे महाराज, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं। हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई अगर है भी तो धारा 302 या 307 का कोई नहीं है। जिन्हें दंगा भड़काया हो तो जेल से लड़े चुनाव। ये भाजपा है और भाजपा का सिस्टम है। मगर आप तो लाइट ढूंढ के जिन पे 20-20 केस है, खाने के 20-20 केस है, 2-4 भी नहीं, 20-20, 25-25 केस है, FIR पक्की है। जो जेल भी हो गया, जो जमानत में बाहर है, वो तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी जी, देखिए इस चीज को स्वच्छता के लिए पार्टियों को सोचना पड़ेगा। देखिए मैं इनको बता दूं, अपनी पार्टी कैसी बनानी है। ठीक है, मैं बता दूं तो ये ADR की रिपोर्ट कहती है कि 35% जो आपराधिक मुकदमे वाले विधायक हैं, उसमें 106 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब तो दोबारा चुनाव हो रहा है वाजपेयी जी, अब तो दोबारा चुनाव हो रहा है वाजपेयी जी, 106 विधायक हैं। अब तो वाजपेयी जी दोबारा चुनाव हो रहा है। अब तो सरकार नई सिरे से बन रही है। पर कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज थे जो उन्होंने वापस लिए? अरे भाई मैं तो कह रहा हूं टिकट नई सिरे से बन रही है सारे चुनाव में विधायक वापस लिए। उसके बाद अपराध पर रोशनी डाले। अरे जिस सरकार का मुख्यमंत्री स्वयं अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे वापस लेने का काम करता हो, जिसे न्यायिक प्रक्रिया में आस्था ना हो, जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे तो आप विपक्ष में बैठे कोर्ट गए, जिनको न्यायिक प्रक्रिया में आस्था ना हो, वो बैठकर काम करते हैं। वो बैठकर राजनीति के अपराधीकरण पर आज लंबी इंदुकान जी आपने गले में बात नहीं उतरी तो होठ सिल लिए। ये जो कहा इन्होंने प्रदीप भटनागर जी ने कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, बिल्कुल स्वच्छ, एकदम निरपराध, निर्दोष, निर्विकार, निराकार। नहीं, मैंने ये कहा है अगर है तो वो 302 का या 307 का या कोई दंगा, वो नहीं जिन्हें दंगा भड़काया हो। जी अब सुन मैं जान लेता हूँ जी। इस बात को और पुष्टि देने के लिए वाजपेयी जी को भी ध्यान होगा। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने जो अपने पहले कुछ एजेंडे रखे थे उसमें एक बात कही थी, सभी को याद होगा, कि मैं चाहता हूँ कि देश की विधायिकाओं पे, देखिए राजनीतिक दलों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भारत के समाज में या किसी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम हमेशा उन्हें गालियां देते हैं कई तरह से, लेकिन समाज में लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि सारे विधायिकाओं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ जितने मुकदमे और आपराधिक चीजें चल रही हैं, उनका निपटारा करने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल गठित करके टाइम बाउंड 6 महीने में फैसला कर दिया जाए कि वो वास्तव में अपराधी हैं, इस लाइन के उस तरफ है या नहीं है। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि जब इस तरह की बात आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि नहीं, सारे नागरिक, सारे सिविलियन के अधिकार एक जैसे हैं और ये फर्क नहीं किया सकता मुकदमे एक ढंग से चले। ये बिल्कुल गलत बात है, मेरा ये मानना है। देश के देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी प्रवचन देते हैं कि आप क्या इतने अपराधीकरण है, रोकिए, उसके तमाम उपाय लेके आए। चुनाव आयोग भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस किया, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि जो जनप्रतिनिधि के नाम पे हमारे लिए कानून बना रहे हैं राज्यों में और देश में, उनके मामलों का निपटारा। क्योंकि देखिए जो राजनीति में वो जानता है कि आज जन मुद्दों पे अगर आंदोलन किया जाता है, जैसे भी विपक्ष में समाजवादी पार्टी, तो उनपे तमाम मुकदमे लाद दिए जाते हैं जान करके।
गुंडा एक्ट तक भी लगा दिया जाता है। और उसी तरह से जब सत्ता में सपा होगी तो दूसरे पार्टियों पे लगा देंगे। ये रंजिशन होता है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका मेरे ख्याल से यही है कि टाइम बाउंड ढंग से अगर 3 महीने या 6 महीने में विशेष ट्रिब्यूनल में उनका साबित होता है तो वो अपराधी हैं, और वो सरकार जो है वो प्रोसिक्यूशन प्रॉपर करा के साबित नहीं करा पाती है, जैसे चार्जशीट के मामले में 90 दिन का, तो ये मान लिया जाना चाहिए सामाजिक तौर पे कि वो निष्पाप है, निरपराध है। मुकदमा बेशक लंबे समय तक अपील में चलता रहे। नहीं तो हमारे देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जब आंदोलन करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, तो उन पर फर्जी मुकदमे डाल करके 302, 307 की बात कर रहे थे भटनागर जी, कितने तरह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आजकल तो आप जानते हैं देशद्रोह के मुकदमे भी लग जाते हैं बड़ी हद तक। तो उनको देशद्रोही कहेंगे और वो चुनाव भी लड़ रहे होंगे। तो उनको साफ करने का, अपनी साफगोई साबित करने का बाकायदे अवसर दिया जाना चाहिए। और इससे एक और अच्छी चीज होगी कि हम गर्व से कहेंगे कि भारत के जितने भी विधानसभाएं, विधानमंडल, लोकसभा है वो अपराधियों से मुक्त है। क्योंकि जिनका साबित हो उनकी सदस्यता समाप्त करिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और उनको बाहर करिए। जी इंदुकान जी, एक अकेले नाहिद हसन ही होंगे वारंटी विधायक? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आपने ठीक कहा कि जैसे देखिए इसमें भटनागर जी या वाजपेयी जी का दोष नहीं है। जब व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर 20 साल तक मुकदमे चलते हैं, लालू जी को चारा घोटाला में कन्विक्शन 1993-94 के केस में 2013 में अगर होगा तो आप बताइए, आप पूरी राजनीतिक जीवन निकल गया। तो इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में पहले न्यायपालिका को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम किसी को दोषी ठहराते हैं, अगर 25 साल बाद उसको निर्दोष करार देते हैं तो उसके जीवन को कौन वापस लाएगा। जी देखिए प्रदीप भटनागर जी, हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहता है कि ये जूतम पैजार कहीं और हो जाए, हमारे यहाँ कुछ सार्थक चर्चाएं हो जाएं और उस चर्चा पर कहीं देश में एक राय बनती है, या कोई 4-6 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग, जितना भी व्यक्ति तक ये बात पहुंच रही है, अगर वो जागरूक होते हैं, उनको ये पता चलता है कि हाँ ये होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और यही उम्मीद मेरी आप सब लोगों से रहती है हमेशा कि हम सार्थक चर्चा में आपके माध्यम से भी जनता से करें, जो जागरूक बने, अपने मत का प्रयोग करें और सोच समझ के अपने प्रत्याशी को चुने। तो दल क्या है उससे मतलब नहीं, मगर प्रत्याशी आपका अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, जो आपके बारे में सोचे। यही भारतीय जनता पार्टी का नारा और सोच है। ठीक है, हिमांशु वाजपेयी जी। अभी अपनी बात की बात सहमत और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील प्रदेश जनता से, क्योंकि प्रदेश का चुनाव है, करना चाहता हूँ कि मुद्दों पर वोट होना चाहिए। जो मुद्दे जमीनी रूप से हमसे और आपसे जुड़े हैं, जो हमारी आपकी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, जो हमारे आपके आने वाले भविष्य को और हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन मुद्दों पर वोट होना चाहिए। ये जाति और धर्म पर वोट ना हो। जिस दिन मुद्दों पर वोट होने लगेंगे, जिस दिन जनता जागरूक होकर अपने मुद्दों पर वोट करने लगेगी, उस दिन निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो स्वतः कोई भी सरकार बनेगी उन समस्याओं पर काम करेगी और ये समस्याएं भी खत्म होंगी। बिल्कुल। इंदुकान जी, संक्षिप्त सा जवाब आपसे मैं चाहता हूँ। बात की देखिए, आपने जो चर्चा का समापन किया तो उसमें देखिए एक मत है भटनागर जी में, वाजपेयी जी में, हम सभी में, कि जनता भी जागरूक हो और व्यवस्था में भी न्याय प्रणाली अपने बारे में सोचे कि कैसे चीजों को दुरुस्त किया जाए। उस न्याय प्रणाली को सरकारें सहयोग करें जिससे ये चीजें छट जाए। और देश में लोकतंत्र अगर आजादी के बाद 75 साल में इतना मजबूत है तो और अच्छा स्वच्छ भी हो जाएगा। तो दुनिया में हम लोग एक डेमोक्रेसी के नए लॉ को नए तरह से चला सकेंगे। जी बिल्कुल। आप प्रदीप जी, हिमांशु जी, इंदुकान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र एक उम्र ले चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं ठीक वैसी हैं जैसी सामंतवाद में थी और जैसी आज है। आज भी मतदाता ये नहीं सोच पा रहा है कि उसका हित किस में है। दरअसल वो विज्ञापनों में और जो स्थानीय स्तर पे उसको समझाया जा रहा है उसमें कहीं खोया हुआ है।
और मतदाता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा, बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।